राकेश जी, आपका फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ में स्वागत है। कई दफ़ा लगता है कि किसी राजनेता से बात की जाए जो बुद्धिजीवी भी हो, और ऐसे लोग कम होते हैं। और कई दफ़ा मैंने सोचा कि मेरी आपकी मुलाकात हो तो बात बेहतर हो। टॉपिक राष्ट्रवाद का है। आज से पौने 300 साल पहले पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा ज़िला है नादिया, उसमें एक छोटा कस्बा है प्लासी। उस प्लासी में एक लड़ाई हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉर्ड क्लाइव के पास 30,000 की फौज थी और बंगाल के नवाब के पास 50,000 की फौज थी। वो फौज हार गई और हिंदुस्तान में एक अलग नींव पड़ी ब्रितानी हुकूमत की। वो हुकूमत जब आई हिंदुस्तान में तो उसने सबसे पहले काम किया कि राष्ट्रवाद का जो बोध है, उसकी जो चेतना है, उसको कुंद करना शुरू किया। लोगों का शोषण हुआ, आर्थिक दोहन हुआ, कानून बनाए गए, शिक्षा नीति तैयार की गई। एक अलग तबका तैयार किया गया अंग्रेजी दार लोगों का, जो अंग्रेजों के साथ साथ हिंदुस्तान में उनके साथ चल सके, उनके लिए एक बेहतर माहौल बना सके। बाद में स्वाधीनता के आंदोलन में राष्ट्रवाद आता है, तभी मैं मानता हूँ गदर के बाद आता है। आज़ादी के बाद नरेंद्र मोदी का उदय होता है और फिर से राष्ट्रवाद पनपता है। राकेश जी, जो फासला है मैं इसी की चर्चा करूंगा आपसे। राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट जो है, मैं मानता हूं कि यह कोई वाद नहीं है, यह स्वतंत्र विचार है। जैसे राजनीति में होता है साम्यवाद, समाजवाद, उदारवाद, ऐसा कोई वाद राष्ट्रवाद नहीं है, स्वतंत्र विचार है। उसमें राष्ट्र की अवधारणा है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद राष्ट्रवाद एक तत्व के तौर पर आया, एक पॉलिटिकल टूल बना। मेरा सवाल ये है कि क्या आज़ादी के बाद से लेकर के और 2014 तक जिन सरकारों ने राष्ट्रवाद के मूल तत्वों को छोड़ा, उसने ज़मीन तैयार की नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए? देखिए, मैं एक घटना का जिक्र करूंगा। उसका जिक्र करने से पहले मैं इंडिया न्यूज़ को बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस कोलाहल के युग में विचारों का इस तरह से एक ठहराव के साथ संवाद करना एक बड़ी उपलब्धि है। पहले संवाद एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन आज सामान्य संवाद भी होना एक उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि हम चैनल्स में और इवन राजनीतिक सभाओं और संसद में भी देखते हैं कि संवाद की प्रक्रिया में बहुत बाधाएं आ रही हैं। इससे मुझे लगता है जो शुरू हो रहा है, हम क्या बोलते हैं, कौन अच्छा बोलता है, कौन अच्छा नहीं बोलता है, यह महत्व का नहीं रह गया। यह प्रक्रिया जीवित हो और आगे बढ़े, ये बहुत महत्व का है। इसलिए मैं संवाद की टीम को, इसके प्रबंधन को बधाई देता हूँ। एक घटना का मैं जिक्र करता हूँ जो कई बातों को एक्सप्लेन करता है। एक श्यामजी कृष्ण वर्मा नाम के क्रांतिकारी थे। हम लोगों ने शायद 6ठी 7वीं क्लास में उनका नाम पढ़ा होगा एक पंक्ति में। वो इंग्लैंड में थे और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ रहे थे। वो सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं थे, एक इंडियन सोशियोलॉजी नाम की एक पत्रिका निकालते थे जो दुनिया में पढ़ी जाती थी। वीर सावरकर, गदर पार्टी के लाला हरदयाल सभी उनसे प्रभावित थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने उनका पीछा किया, पेरिस गए, पेरिस से जिनेवा गए। जिनेवा में जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु से पहले उन्होंने विल लिखा। विल में लिखा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे अस्थि भस्म को भारत तब ले जाया जाए जब भारत माँ स्वतंत्र हो जाए। 1930 में उनकी मृत्यु हुई। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 47 से कितने दशक बीत गए, अनेक प्रधानमंत्री आए, लेकिन जिनके कारण आज़ादी मिली उनको लोग भूल गए। 2003 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं और दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो नरेंद्र मोदी जी जिनेवा जाकर उनके अस्थि भस्म को भारत लाए और अस्थि भस्म को भारत लाकर एक क्रांति तीर्थ की स्थापना की। तो एक घटना यह बताती है कि राष्ट्र के प्रति जो सरोकार है, वह सरोकार सिर्फ भूमि के प्रति नहीं,
सिर्फ जंगल, पहाड़ और चौहद्दी के प्रति नहीं, उन विचार, उन भावनाओं और उन लोगों के प्रति होना चाहिए जो इसका निर्माण करते हैं। इससे आपने जो कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने इसको टूल, मैं इसको टूल नहीं मानता हूं। उन्होंने उस विरासत को जीवित किया है। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण घटना है राणा जी, कि हम पुर्तगाल के भी गुलाम थे। आपको आश्चर्य होगा कि मोहन रनाडे नाम के भारतीय पुर्तगाल के जेल में बंद थे। उनकी मां रामाबाई आप्टे ने लिखा कि इसके पहले कि मेरी आंखों की रोशनी चली जाए, मैं अपने पुत्र को एक बार जेल जाकर देखना चाहती हूं। रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय सचिव ने, चेयरमैन ने इसके लिए प्ली किया, उनको अनुमति नहीं मिली। भारत सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया और भारत सरकार ने पुर्तगाल के 3,337 नागरिकों और सैनिकों को छोड़कर पुर्तगाल भेज दिया। उसके पहले, उसके बदले में मोहन रनाडे को भारत नहीं मंगा सकी। यह घटना नेहरू युग की है। तो एक नेहरू युग की वह घटना और दूसरा मोदी युग की यह घटना, यह दिखाती है कि राष्ट्र के प्रति सरोकार होना, राष्ट्र को जीवित करने के लिए यह सिर्फ नारेबाजी की चीज नहीं है, राजनीतिक टूल नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को आप जगाते हैं, जागृत करते हैं, उनको कर्तव्य बोध का ज्ञान कराते हैं। जो आपका विपक्ष है उसने एक मोर्चा तैयार किया, INDIA। इसके पीछे एक कारण यह भी माना जाता रहा है कि चूंकि बीजेपी ने अपने साथ राष्ट्रवाद को अपने पर्याय के तौर पर रख लिया है, यानी कि बीजेपी के साथ सहमत हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं, बीजेपी की नीतियों से सहमत नहीं हैं तो राष्ट्रवाद आप में थोड़ा कम है। तो इस खतरे को देखते हुए एक अलग मोर्चा बना, उसका नाम भी बहुत सोच समझ के रखा गया। आपको लगता है कि यह जो नाम में बदलाव है वो कुछ हद तक उस मोर्चे के मंशा को पूरा कर सकता है? देखिए क्या है कि जो अंग्रेजी कहावत है, ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल, अब नाम कुछ भी रख लें, राहुल गांधी तो ही रहेंगे, लालू जी का चारा घोटाला बदल नहीं जाएगा, नीतीश कुमार का वो बालिका गृह कांड बदल नहीं जाएगा। तो जिन लोगों ने पिछले 70 साल से इस देश को एक भ्रष्टाचारी और राजनीति को अय्यासी की एक फैक्ट्री बनाकर रखा था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से असहमतियों के बावजूद जिस प्रकार से कर्ज संस्कृति को उन्होंने बदला है, जिस प्रकार से हाशिए के लोगों को, जिनको आप जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बांटकर वोट लाते हैं, इसलिए 5 साल काम करने की जरूरत नहीं है, उनको तक जो पहुंचा। मैं मेघालय के गांव को गोद लिया, कोंगथोंग। वहां ना भारतीय जनता पार्टी थी, ना कांग्रेस पार्टी थी, ना नेशनल पीपल्स पार्टी थी, नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी थी जो मेघालय की पार्टी NPP है। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ की एक बुजुर्ग महिला से खासी भाषा में, वहाँ जैसे थैंक यू को खुबलई बोलते हैं, स्वागत को खुबलई शुभम बोलते हैं, हमने खासी थोड़ी सीखी, उनसे बात किया। तो मैं कहा आपको कुछ मिलता है? उन्होंने कहा खाओ मोदी। वो खाओ का मतलब चावल, तो मोदी का चावल मिल रहा है। आप कल्पना कीजिए उस ट्राइबल बेल्ट में जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, जहाँ तक राज्य सरकार नहीं पहुँची, एक वीडियो भी उस गाँव में नहीं गया था। तो हाशिए के लोगों को यह आभास कराना आप गणतंत्र के हिस्से हैं। कभी हम लोग छोटे थे, जब पद्म अवार्ड देखते थे राणा जी, तो लगता था ये कौन लोग हैं, कहाँ से उतर कर आते हैं जिनको पद्म अवार्ड मिलता है। भारत रत्न तो छोड़ दिए, पद्म विभूषण, पद्मश्री का सूची पढ़ते थे। लेकिन भारत में सामान्य लोग जो असामान्य काम करते हैं, लक्ष्मी कुट्टी केरल की, पैरों में चप्पल नहीं था, लेकिन 500 ऐसे मेडिसिनल प्लांट को, रेयर प्लांट्स को इकट्ठा किया जो एक्सटिंक्ट हो रहे थे, जो समाप्त हो रहे थे, बचाया। तो राधे देवी मणिपुर की, ट्रिनिटी सायो मेघालय की, दिलीप कुमार सिंह भागलपुर का 93 इयर्स का ओल्ड, ऐसे असामान्य सामान्य लोगों को जो असामान्य काम कर रहे हैं, वहाँ गणतंत्र का भाग बनाना। इसलिए वो इंडिया नाम रख लें, भारत रख लें, दोनों नाम रख लें, हिंदुस्तान भी उसमें डाल दें, लोग उनको खारिज करने जा रहा है। नरेंद्र मोदी इस देश में विकास के और राष्ट्रवाद के, नए राष्ट्रवाद के पर्याय बन गए हैं। यह एक अकाट्य की तरह से जनता तक पहुंच चुकी है, कोई विपक्ष इसका मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी बात कि यह एक फेडरल कंट्री है और इस देश की जनता ने पिछले 1000 साल के अनुभवों से सीखा है, जब भी केंद्र कमजोर पड़ता है यह देश लड़खड़ा जाता है।
दुनिया की ताकतें इसको बाजार से लेकर इसके साम्राज्य तक आक्रमण करती हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री इस देश की हमेशा डिमांड रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 47 के बाद वे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। वह हैसियत है, आप देखेंगे G20 को कैसे डेमोक्रेटाइज करके दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, ये कोई रिचुअल नहीं है, कर्मकांड नहीं है, नई दिल्ली की सड़कों पर रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष का यह वितंडावाद चलने वाला नहीं है। वो कहे 2.5 कोस चले, लेकिन बात वही रही, दिन भर चले 2.5 कोस समाप्त हो गए। कहते हैं ना, ढाक के 3 पात, तो विपक्ष की स्थिति वही होने वाली है। आज दिन में एक सेशन था हमारा, देश के 2 बड़े सेफोलॉजिस्ट थे। उनकी राय ये थी कि देश में घूमने के बाद, लोगों से रायशुमारी करने के बाद, लोगों को लगता तो है कि मेरे साथ दिक्कतें हैं, वो महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, लेकिन दूसरी तरफ विकल्प के तौर पर नरेंद्र मोदी को अपनाते हैं। उनको लगता है कि इन समस्याओं का समाधान एक ही आदमी कर सकता है, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। अब 3-4 आधार हैं। एक जो आपकी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसके जरिए सरकार गरीबों तक पहुंचती है। एक सरकार जो विकास को रफ्तार दे रही है। दूसरा, फौज और फौजी जो इंतजामात हैं वो मजबूत हो रहे हैं। आप कहते हैं कि हम गलवान में लड़ते हैं, हम तवांग में लड़ते हैं, हम जवाब देते हैं। एक आपका हिस्सा जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर, जो काशी में होता है, उज्जैन में होता है। कहा जाता है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व दोनों का बड़ा घालमेल करके चलते हैं, बहुत समझदारी से चलते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद कोई स्थिर कंसेप्ट नहीं, और हिंदुत्व राष्ट्रवाद में अंतर इसलिए नहीं है कि 2 उदाहरण मैं देता हूँ, कौटिल्य और पाणिनि। पाणिनि 5 साल पहले के हैं, कौटिल्य हजारों साल पहले के हैं। दोनों का जन्म, दोनों की शिक्षा तक्षशिला में हुआ। तक्षशिला पाकिस्तान में है, जयंती हम भारत में मनाते हैं। तो जो भारत एक विचार, इंडिया एज एन आइडिया, उस आइडिया में जो भी कंट्रीब्यूट करेगा, जो भी योगदान देगा, वह विचार होगा। उस हिंदुत्व की आलोचना करने वाले से एक बार आप ही के चैनल पर इसी कार्यक्रम में मैंने पूछा था कि सेकुलरिज्म को आपको डिफाइन करना है। ये जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुत्व की आलोचना करते हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछिए, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत क्यों हुई? और गुरु गोविंद सिंह जी, जो सभ्यता के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, एक पिता अपने सामने अपने 2 पुत्रों को कोई व्यक्तिगत पारिवारिक संपत्ति की बाध्यता नहीं होते हुए भी 2 पुत्रों को दीवालों में चुनवाते हुए देखा और उसकी सहमति दिया, धैर्य के साथ बना। क्यों और किन लोगों ने किया? कारण क्या था? क्या इतिहास, भारत के इतिहास की पुस्तक ये बताने को तैयार है कि गुरु तेग बहादुर ने क्या किसी जमींदारी बचाने के लिए, राज्य बचाने के लिए, परिवार बचाने के लिए शहादत दी, या धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए दिया? गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने दोनों बच्चों की शहादत क्यों दी? तो जो इतिहास की किताब भारत के ही त्याग तपस्या को, भारत के नायकों को सामने नहीं लाता है, तो ये विपक्ष क्यों हिंदुत्व की आलोचना करता है? आखिर हिंदुत्व से उन्हें परहेज क्यों है? अगर राम मंदिर बनता है और काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार होता है, उज्जैन का जीर्णोद्धार होता है, तो क्या इस देश के 80 करोड़ जनता को अपने पूजा स्थान में जाकर पूजा करने का अधिकार नहीं है? क्या गंगा को पवित्र करने का अधिकार नहीं है? आपको मालूम है, हिंदुस्तान ही एक ऐसा जगह है जहां नदी के प्रति और स्थान के प्रति जी शब्द का प्रयोग होता है। पढ़े लिखे लोग कहेंगे अयोध्या। आप गांव जाइए, गांव की किसी महिला पुरुष से बात कीजिए, कहेगा अयोध्या जी गए थे। जब मैं बचपन में था तो मैं सोचता था अयोध्या और अयोध्या जी 2 जगह है। कहाँ गए थे? गंगा जी में स्नान करने गए थे। तो भारत के क्या है, विपक्ष को क्या चाहिए या इंटेलेक्चुअल्स को क्या चाहिए, जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं? दे नीड मॉब, नॉट द माइंड। वो लोग आते कहते हैं वाइटल रोल ऑफ द मासेज, लोगों की भूमिका। तो लाखों लोग सड़क पर आए, वो भूमिका चाहिए। लाखों लोग जो सोचते हैं, जो सांस्कृतिक बातें सोचते हैं, जो सामाजिक बातें सोचते हैं, वो नहीं चाहिए। तो उनका मैंडेट, जब नरेंद्र मोदी जी को 14 में मैंडेट दिया तो अवार्ड वापसी हुई, 19 में मैंडेट दिया तो स्वीकार नहीं है। तो जनता तो चाहिए, जनता की भीड़ चाहिए उनको, लेकिन जनता का मस्तिष्क नहीं चाहिए। जब जनता को स्वीकार करते हैं, मॉब को स्वीकार करते हैं, तो उसके माइंड को स्वीकार करें। यू कैन बी प्यूरिफायर, आप प्यूरिफायर का रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके माइंड पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है हिंदुत्व उन सामान्य लोगों की अपनी विरासत, अपनी सोच समझ,
देश और मिट्टी के प्रति प्रेम को दिखाता है। आखिरी सवाल है, समय कम है मेरे पास। दो लोगों का नाम आपने लिया, एक पाणिनि का, एक विष्णुगुप्त का, चाणक्य का। एक अष्टाध्यायी है जिसके आधार पर संस्कृत है, एक अर्थशास्त्र है जो राजनीति का दर्शन है, और दोनों आपने जोड़ दिया। पेशावर के पास इमरान खान जिस राज्य से आते हैं, सूबे से आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, उसके पास तक्षशिला है। यानी कि हिंदुस्तान के एक आदमी को ये समझ में आता है कि मेरे यहाँ के दो बड़े बुद्धिजीवी पेशावर में जाकर के तक्षशिला में पढ़ते थे। इतिहास को इस तरीके से लोगों के बीच में ले जा करके और फिर उसको जागरूक करना, यह भी एक राष्ट्रवाद की भूमिका होती है। चूँकि इतिहास का जिक्र किया आपने, कहा जाता है कि इतिहास में बहुत सारा बदलाव जो है वो बीजेपी करती है। इसके दो उदाहरण मैं पसंद रखता हूँ। कर्नाटक में सिद्धरामैया की सरकार आई, उसने हेडगेवार को सिलेबस से बाहर किया। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, सावरकर को सिलेबस में डाला। अब एक अलग तरह का टकराव दिखता है इतिहास को लेकर के। देखिए, इनको वो इतिहास चाहिए जिस इतिहास में हम यूरोप का, उसमें 300 बैगेज को, 300 चाय के बैग को जहाज से लोगों ने फेंक दिया। बोस्टन टी पार्टी, आपने अगर इतिहास पढ़ी होगी 8वीं 9वीं में, हमें रखना पड़ता था बोस्टन टी पार्टी। हमारे यहाँ तो 3 लाख बैग को फेंक दिया गया। तो मैंने कहा कि इतिहास की किताब को बोस्टन टी पार्टी का हॉस्टेज बना के रखना चाहते हैं। हम इतिहास में अपने जमीन पर हुए संघर्ष का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है 1885 से लेकर 1947 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रस्तावों को देख जाइए। साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में इसने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए। साम्राज्यवाद सिर्फ राजनीति पर आघात नहीं था, हमारी संस्कृति पर, भाषा पर, समाज पर और महिलाओं के सम्मान पर आक्रमण था। कांग्रेस ने पूरे 1885 से लेकर 1947 तक एक भी संस्कृति पर प्रस्ताव पारित नहीं किया। जब शिवाजी महोत्सव किया गया तो उन्हें तकलीफ, गणेश महोत्सव किया गया उन्हें तकलीफ। यानी आप वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, राम, कृष्ण, शिव को भूल जाएं तो उनको लगता है राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है। हम शेक्सपियर को याद करें, कालिदास को याद नहीं करें तो राष्ट्रवाद मजबूत है। कालिदास को याद कर लें तो राष्ट्रवाद कमजोर हो जाता है। जिस कालिदास ने जर्मनी को फ्रांस की दास्ता से उपन्यास के लेखन में मुक्त किया, उनके अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी से जब जर्मन अनुवाद हुआ, उसको पढ़कर वो 300 साल से मेहनत कर रहे थे। इससे जर्मनी में संस्कृत और कालिदास के प्रति सम्मान का भाव है। भारत में संस्कृत और कालिदास के प्रति ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी है उनमें एक कंटेम्प्ट का, एक अपमान का भाव है। तो मैंने ये कहा, जो आपका पहला प्रश्न था कि राष्ट्रवाद के नाम पर ये जो हमला करते हैं, वास्तव में हम संस्कृति के उन चीज़ों को जिसका संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना से नहीं है, जिसका संबंध भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से नहीं है, जिसका संबंध इस देश के पास्ट, प्रेजेंट और पोस्टरिटी, आने वाली पीढ़ी से है, उसको हम जीवित कर रहे हैं, जो हमें भारतीय होने का एक अभिमान दे। वाई आई एम इंडियन, बीइंग एन इंडियन का, भारतीय होने का एक आभास जो वाद कराता है, वही भारत का राष्ट्रवाद है। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, भारत के राष्ट्रवाद में और अमेरिका, अन्य देशों के राष्ट्रवाद में अंतर है जी। बाकी देश चौहद्दी की घटनाओं को समेटते हैं, हम चौहद्दी, भौगोलिक चौहद्दी को नहीं समेटते हैं, हम समय की चौहद्दी को समेटते हैं। इसीलिए पाणिनि को हमने पाकिस्तानी घोषित नहीं किया। इसलिए भारत की आभा जहां जहां फैली, वहां वहां की चीजों को हम भारत मानते हैं। इसलिए टैगोर ने जो कहा था, इंडिया इज नॉट ए ज्योग्राफिकल पीस, इट इज एन आइडिया। तो वास्तव में उसी आइडिया को जीवित करने के लिए हम राष्ट्रवाद मनाते हैं। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी देश के सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं हैं। जैसे अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को संस्कृति के प्रचार के लिए बाहर भेजा था, नरेंद्र मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो भगवत गीता लेकर जाते हैं, संस्कृति के आयाम को लेकर जाते हैं, संस्कृति के साथ विमर्श करते हैं। इसलिए मुझे लगता है ये जो अमृत काल है जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वह काल भारत को न सिर्फ आर्थिक समृद्धि देगा, सांस्कृतिक समृद्धि की ओर ले जाएगा। एक सवाल चलते चलते, अगले साल जब चुनाव होगा तो राम मंदिर का लोकार्पण यह सरकार कर देगी, देश के सामने भव्य राम मंदिर आ जाएगा। चुनाव में बीजेपी के सत्ता में आने की संभावना जब बनेगी, उसमें आपके हिंदुत्व की भूमिका कितनी बड़ी होगी? सरकार तो कहेगी कि हम तो बहुत सारी चीज़ें करते रहे हैं, लेकिन आप चूंकि समझते हैं और समाज को, सत्ता को और समय को, तीनों को साथ के रखते हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उसमें हिंदुत्व की भूमिका कितनी बड़ी? देखिए, हिंदुत्व की इसलिए भूमिका महत्वपूर्ण है कि
भारतीय जनता पार्टी ने उतार चढ़ाव दोनों दिनों में इसको नहीं छोड़ा। हमने जब से पालमपुर में राम जन्मभूमि के बारे में प्रस्ताव पारित किया तब से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक, जिनको इसकी भूमिका पर तकलीफ है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि जब भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन होगा तो वो आकर पहली पंक्ति में खड़े हो जाएं। आज 370 पर सवाल सर्वोच्च न्यायालय में करा रहे हैं, राम मंदिर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लोग कहते हैं ठोकर खाने के बाद लोग सुधरते हैं। इन्होंने कसम खा लिया कि नहीं सुधरेंगे और देश में वही अब राजनीतिक रूप से जीवित होगा, वही राजनीतिक रूप से सरवाइव करेगा जो हिंदुत्व के अधिष्ठान को मानेगा। हिंदुत्व के चौहद्दी से बाहर इस देश की राजनीति अब नहीं चल सकती है, नहीं चल सकती है, नहीं चल सकती है। राकेश जी आप आए, बहुत खुल के अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।